नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि क्रॉनिकल का मंथली करंट अफेयर इस चैनल पर कराया जाएगा और आप लोग इसको देखते रहिए। और एक लास्ट में जो आँख वाली दृष्टि आएगी उसको करा दिया जाएगा। तो आपका करंट अफेयर में जो है कि जो पीसीएस में 30 प्रश्न के लगभग आते हैं, वही आर में 25 से 26 प्रश्न लगभग आते हैं। और तमाम मंडे एग्जाम है उसमें भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं या स्टैटिक से लिंक करके आ जाते हैं। तो आप लोग इसको संपूर्ण देखिए और उसमें क्या क्या है। तो अंत में मार्क टेस्ट है, ये सब भी आपको मिलेगा। और जो अभी बीपीएससी का हाल फिलहाल जो पेपर हुआ है वो भी इसमें दिया रहेगा। तो आप अंत तक आप लोग बने रहिए, क्योंकि जो आयोग होता है, जो अदर हर एग्जाम के जो अलग अलग स्टेट के जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें से कहीं ना कहीं प्रश्न रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मार्क टेस्ट भी रहेगा यूपीपीसीएस आरओ के लिए, और बीपीएससी जो भी हाल फिलहाल पेपर हुआ है वो भी रहेगा। तो आप लोग इसको फॉलो करते रहिए, करंट अफेयर आपका तैयार होता रहेगा। और एक लास्ट में जो आँख वाली दृष्टि आएगी उसको करा दिया जाएगा। तो आप लोग करंट अफेयर के एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं क्या है आज का पहला पेज में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहले हम लोग राज्य समाचार देखेंगे क्या है। तो राज्य समाचार में उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर हैं उसके बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को क्या दिया गया है, तो जीआई टैग दिया गया है। तो हम लोगों को पहले जानना चाहिए कि जीआई टैग कौन देता है और पहली बार जीआई टैग किसको दिया गया था, ये भी हम लोग के दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। तो बता दें कि भारत में कब, तो भारत में साल 1999 से क्या हुआ, भारत में साल 1999 में क्या हुआ, जीआई टैग को लेकर के एक कानून बनाया गया था। जिसके बाद से क्या हुआ, तो 2003 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। और 2004 में बता दें कि 2004 में कब, तो 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया। और बता दें कि यह टैग कौन देता है, तो चेन्नई में स्थित, एक आपका और बन गया प्रश्न कि चेन्नई में स्थित इंडियन जियोग्राफिक रजिस्ट्री द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, तो चेन्नई में स्थित है क्या, तो इंडियन जियोग्राफिक रजिस्ट्री द्वारा तैयार किया जाता है। और जीआई टैग जिसको मिलता है उसको 10 वर्ष में क्या करना पड़ता है, तो इसका नवीकरण कराना होता है। और आगे बता दें कि पहली बार जीआई टैग किसको दिया गया था, तो पहली बार जीआई टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को कब दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था वो 2004 में दिया गया था। कब दिया गया था, तो 2004 में जीआई टैग दिया गया था। और इसके बाद किसको मिला था, तो महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी को, जयपुर की ब्लू पाटरी को, बनारस की साड़ी को, लखनऊ के आम को, और प्रयागराज का जो अमरूद उसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग जीआई टैग के बारे में जान गए। तो अब आइए देखते हैं। तो अप्रैल 2024 में क्या, तो अप्रैल 2024 में राज्य के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त होने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद वाले राज्यों के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो कौन है, तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक क्या दिया गया, तो जीआई टैग उत्पाद है। इसके बाद किसका स्थान है, तो देखा जाए तो इसके बाद से तमिलनाडु का स्थान है। इस स्थान में वो दूसरे स्थान पर है। कितने, तो उत्तर प्रदेश कुल 75 उत्पादों का जीआई टैग प्राप्त है। वही 58 जीआई उत्पाद किसको दिया गया है, तमिलनाडु को। तो इस संदर्भ में तमिलनाडु कितने स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है। इस 6 नए उत्पादों में वाराणसी की तिरंगी बर्फी, तो वाराणसी किसको, तो तिरंगी बर्फी भी शामिल है, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक स्थानीय मिठाई निर्माता द्वारा बनाया गया था। उस वक्त जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश में तिरंगा लेकर चलने पर रोक लगा रखी थी। जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित है। इसकी अवधि कितने वर्षों के लिए होती है, तो 10 वर्षों के लिए होती है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। और इसका जो वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक है जो जीआई टैग है, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 में क्या हुआ, तो भारत में जीआई के पंजीकरण और संरक्षण को नियंत्रित करता है। कौन करता है, तो पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। अब आगे देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और अधिकार व्यापार विभाग का एक प्रभाग है जो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआई टैग जारी करने के लिए कौन है जिम्मेदार है, तो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री है। और कौन जिम्मेदार है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, आगे देखते हैं। तो तिरंगी बर्फी कहाँ का है, तो वाराणसी का। वही मेंटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी का।
थारू कढ़ाई कहाँ का, तो लखीमपुर खीरी का। बेंत और बांस शिल्प कहाँ का, तो बरेली का, इसको जीआई टैग मिला है। जरदोजी शिल्प को, ये कहाँ का, तो बरेली का है। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, तो ये कहाँ का है, तो पिलखुआ हापुड़ का है, इसको जीआई टैग दिए गए हैं। तो कुल 6 जीआई टैग दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। तो नईमा खातून एएमयू की पहली महिला कुलपति हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो नईमा खातून बनी है। इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। अब आगे देखते हैं, बस यही पूछेगा। और ये पूछ सकता है कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वर्ष 1877 में किसके द्वारा, तो सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। अब देखते हैं, यूपीपीसीएल द्वारा 11 राज्यों से 5500 एमयू बिजली की खरीद हुई है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पावर बैंकों के माध्यम से 11 राज्यों में 5500 मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया है। इसमें कुछ विशेष नहीं देखना है। अब आगे देखते हैं, ये लक्ष्य देख लेते हैं कि क्या है। तो उत्तर प्रदेश के अधिकतम ऊर्जा मांग वर्ष 2024 में कितना है, तो 31,000 मेगावाट और वर्ष 2028 तक 5300 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि राज्य सरकार को उम्मीद है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करेगी। राज्य ने 4 से 5 वर्षों में क्या है, तो 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय क्या होता है, ऊर्जा क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। तो बता दें कि देखिए, एक नवीकरणीय होता है और एक ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत होता है। तो आपका ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे आपका, तो गैर नवीकरणीय स्रोत में आपके आ जाएंगे थर्मल हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला हो गया, और दुर्लभ पृथ्वी तत्व हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, यूरेनियम हो गया। तो ये क्या आ जाएंगे, तो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत में आ जाएंगे। और वही नवीकरणीय स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे, तो नवीकरणीय स्रोत में बता दें कि क्या क्या रहेंगे। तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पवन बिजली हो गया, शक्ति बायोमास हो गया, ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा हो गया, ज्वारी ऊर्जा हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, तो आपके मैंने क्या किया, तो ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत बताया और फिर उसके बाद से नवीकरणीय स्रोत बताया। फिर से एक बार आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं क्या है। तो ऊर्जा का पहले हम लोग गैर नवीकरणीय स्रोत जानेंगे कौन कौन से हैं। तो थर्मल हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला हो गया, दुर्लभ पृथ्वी तत्व हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, यूरेनियम हो गया। वही नवीकरणीय स्रोत में क्या क्या आ जाते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली शक्ति, बायोमास ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सब क्या है, तो नवीकरणीय स्रोत में है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं, तो वाराणसी में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई है। कहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनारस में हुआ है, वाराणसी में। तो एक कौन सी बैठक है, तो 7वीं नंबर की, और डेट भी पूछ लेता है, इस बार दिया था क्रम में लगाने के लिए। तो 28 मार्च 2024 को, कहाँ पर, तो वाराणसी में स्थित। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय केंद्र में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक हुई है। और बैठक में कौन कौन से देश भागीदार रहे हैं, तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। ये ऑप्शन, ये जो है कि एक प्रश्न बन के आ सकता है कि कौन कौन इसमें शामिल थे, कौन कौन से देश इस बैठक में। तो बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के आंतरिक महानिदेशक किसके, तो महानिदेशक कौन है, अजय कोहली द्वारा की गई। अब आगे देखते हैं, बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि ISARC दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने से संबंधित सभी अनुसंधानों के लिए एक साक्ष्य आधारित अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है। बैठक के दौरान वर्ष 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन वाली चावल, तो जो धान वाली खेत होती है उसमें क्या होता है, तो मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो इसमें क्या बैठक में क्या बात चली है कि कम मीथेन उत्सर्जन वाली चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ISARC सीधी बुआई वाले चावल और वैकल्पिक गीले तथा सुखाने जैसे सर्वोत्तम कृषि विज्ञान और प्रबंधन प्रथाओं के प्रसार पर कार्य कर रहा है। तो ये सब लक्ष्य हैं बैठक की। अब आगे देख, तो DSR IRRI के प्रमुख अनुसंधानों कार्यक्रमों में से एक जो तेजी से रोपण और परिपक्वता प्रदान करता है, जल तथा श्रम जैसे दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण करता है। वही बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वाराणसी में स्थित IIRI, ये वाराणसी में स्थित है। एक प्रश्न ये भी बन गया आपका, एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है, कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। IIRI ये पूछ लेता है। इसकी स्थापना 1960 में फिलीपीन सरकार के समर्थन से फोर्ड और
रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। अब ये देखिए, समझौता हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, जो समझौता ज्ञापन पर होता है हस्ताक्षर, तो किसके द्वारा किस किस के साथ हुआ है? तो AFMS एवं IIT कानपुर के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो 18 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, कौन है AFMS? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर द्वारा क्या हुआ है? तो सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत AFMS और IIT कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के भी समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए क्या करेंगे? तो सहयोग करेंगे। इस MOU के दायरे में फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, संयुक्त शैक्षणिक गतिविधियां और प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास की भी योजना बनाई जाएगी। यह समझौता सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में स्थापित कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र में AI डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित करने के लिए तकनीक विशेषता भी प्रदान करेगी। तो इसके लिए देखा जाए तो समझौता किसके लिए हुआ है? तो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में स्थापित कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोस्टिक मॉडल पर विकसित करने के लिए क्या करेगी? तकनीक विशेषता में भी प्रदान करेगी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा रक्षा मंत्रालय के तहत, किसके तहत? तो रक्षा मंत्रालय के तहत एक अंतर सेवा संगठन है। किसके तहत कार्य करता है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, तो रक्षा मंत्रालय के तहत। इसे गठन कब हुआ था? तो 1948 में किया गया था। अब आगे देखते हैं क्या है। तो अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना शुरू किया गया है। तो कहाँ पर? तो अयोध्या में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना शुरू किया गया है। तो 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के अवसर पर सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य का रोशनी की किरणें डाली गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु ने, कौन? तो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये प्रश्न आ सकता है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। तो IIA की टीम ने सूर्य की स्थिति प्रकाशीय प्रणाली के डिजाइन व अनुकूलन की गणना की और साइट पर सूर्य किरण के एकीकरण और संरक्षण का प्रदर्शन किया। IIA विशेषज्ञों ने मौजूदा संरचना के अनुरूप डिजाइन को संशोधित किया और छवि अनुकूलतम किया। इसमें किस कैसे काम किया गया? तो सूर्य तिलक प्रोजेक्ट का मूल इसकी ऑप्टो मैकेनिकल प्रणाली है, जो सटीक सूर्य के प्रकाश के लिए ऑप्टिकल के साथ साथ मैकेनिकल कंपोनेंट्स की सहायता से एकीकृत करती है। अब DMSRDE कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया है। तो किसके द्वारा? तो कानपुर द्वारा क्या किया गया है? तो सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अनुसार DRDO के कानपुर स्थित रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह जैकेट BIS 17051 के स्तर 6 लेवल 6 के गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। यह जैकेट नए डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां पर नवीन प्रक्रियाओं के साथ ही नई तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया है। इस जैकेट में कैसे काम करेगा? तो फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल इन कंजक्शन विथ एवं स्टैंड अलोन डिजाइन गोलियों का निष्क्रिय कर देता है। क्या करता है? तो जैकेट क्या करता है? तो फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल इन कंजक्शन विथ और स्टैंड अलोन डिजाइन गोलियों को निष्क्रिय कर देता है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ पर परीक्षण हुआ? तो चंडीगढ़ में। रक्षा सामग्री भंडार और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला है, जो कार्यात्मक गैर धातु सामग्री के क्षेत्र में क्या करता है? कार्य करता है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। तो उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 तक मक्के का उत्पादन कितना? तो 3.2 मिलियन टन से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कितना? तो 3.2 मिलियन टन अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में जो फसलें, विभिन्न फसलें मौसमी जैसे रबी खरीफ जायद में राज्य का मक्का उत्पादन 830,000 हेक्टेयर 8,30,000 हेक्टेयर में 2.12 मिलियन टन होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में पहले ग्लास स्काई वैक ब्रिज का अनावरण किया गया है, जो कहाँ पर हुआ है? तो पहले स्काई वैक ब्रिज का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो चित्रकूट में तुलसी सबरी झरने पर स्थित है।
कहाँ पर, तो चित्रकूट में। प्रयागराज के 23 वर्षीय जिम्नास्ट मोहम्मद अनस ने मई 2024 में कहाँ पर, तो उज्बेकिस्तान में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए क्या किया है, तो क्वालिफाई किया है। तो ये कौन, जिम्नास्ट मोहम्मद अनस, कहाँ पर, तो अफगानिस्तान में। ये कहाँ के हैं, तो प्रयागराज के हैं। एशियन चैंपियनशिप एक ओलंपिक गेम्स क्वालिफायर राउंड है। 8 अप्रैल 2024 को विज्ञान के सबसे पुरानी रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ ये क्या है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ समझौता हुआ है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय और रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ समझौता हुआ है। ये समझिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है। पर हस्ताक्षर किया है। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है। तो कौन, तो हरकोट बटलर, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के द्वारा क्या किया गया है, तो नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद के लिए एआई आधारित ट्रेवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है। वही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने के इनोवेशन सेल द्वारा CST यूपी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अनुदान योजना 2023-24 के तहत 27 अप्रैल 2024 को इंदिरा गांधी तारामंडल विज्ञान भवन लखनऊ में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वही 18 अप्रैल 2024 को विशाल भारत संस्थान ने रामपंथ के सहयोग से रामनवमी के आधार पर श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन शुरू किया है। कौन, तो भारत संस्थान ने रामपंथ के सहयोग से। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, तो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वाराणसी लमही गांव में आयोजित महादीक्षा संस्कार से हुई। कहाँ से, तो वाराणसी के लमही गांव से हुई। अब आगे देखते हैं क्या दिया, बिहार कुछ देख लेते हैं। तो बिहार में एशियाई जल पक्षी जनगणना हुआ है। शरद सागर यंग ग्लोबल लीडर नामित होने बिहार के पहले व्यक्ति बने हैं। आगे देख लेते हैं क्या दिया है, तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। कैसा संगठन है, तो गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बहाली के समर्पित है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल की स्थापना 1954 में इंटरनेशनल वाटर फाउल एवं वेटलैंड्स रिसर्च ब्यूरो द्वारा के रूप में की गई थी। वर्ष 1996 में यह वेटलैंड्स इंटरनेशनल बन गया। अब जलवायु लचीली कृषि कार्यान्वयन के लिए परियोजना शुरू किया गया। कहाँ पर, तो बिहार में। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु लचीली कृषि के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। बिहार सरकार के आवश्यक सहयोग से विश्वविद्यालय 11 जिलों के 14 कृषि विज्ञान केंद्रों में नवीनतम तकनीक और उन्नत बीजों पर शोध कर रहा है जो बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं क्या दिया है, तो SVGN और एवं IIT पटना के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन पावर स्टेज 1 अस्थायी रूप से क्या किया गया है, तो बंद हो गया है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 क्या हुआ है, तो अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, तो TRAI की रिपोर्ट से, तो ट्राई रेगुलेटिंग अथॉरिटी इंडिया के तहत के अनुसार बिहार दूरसंचार घनत्व में सबसे निचले स्थान पर है। राज्य का दूसरा दूरसंचार घनत्व क्या है, तो 56.6% है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के कैमूर के पहलवान कौन, तो शुभम कुमार ने क्या किया है, तो शुभम कुमार ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। यह चैंपियन हिंदू विश्वविद्यालय BHU में आयोजित किया गया था। अब आगे देखते हैं 7 अप्रैल 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IIM बोधगया के 6ठे दीक्षांत समारोह के संबोधित किया। उन्होंने युवा पेशेवरों से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के प्रयास का हिस्सा बनने का आग्रह किया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड ने क्या किया है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्ण वित्त, प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार में 2.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब अन्य राज्यों संबंधित करंट अफेयर देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लागू करने में अग्रणी। तो बता दें कि मध्य प्रदेश केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में अग्रणी है। राज्य ने अब तक वृक्षारोपण हरियाली अभ्यास के लिए क्या किया है, तो सबसे अधिक 954 हेक्टेयर स्वीकृत की निम्नलिखित वन भूमि स्वीकृत की है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पिछले 2 माह में वृक्षारोपण के लिए 10 राज्यों में 4,980 हेक्टेयर में विस्तृत 500 से अधिक भूमि पार्सल की मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना 845 हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ 713 हेक्टेयर, गुजरात 595 हेक्टेयर और असम 454 हेक्टेयर का स्थान है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, तो एक बाजार आधारित पहल है जो व्यक्तियों, कंपनियों, समुदायों और निजी क्षेत्रों के उद्योगों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करता है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कंपनियों को अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन और पेड़ लगाने जैसी पर्यावरणीय अनुकूलन गतिविधियों में भाग लेने के लिए क्या किया है, तो प्रोत्साहित करने के लिए 13 अक्टूबर 2023 को इस कार्यक्रम का घोषणा की थी। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड क्रूज पर्यटन बढ़ावा देगा। तो मध्य प्रदेश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने क्या किया है, तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI और गुजरात सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन किया है, हस्ताक्षर किया है। तो इस सहयोग के तहत राज्य में कोलकाता से कोच्चि तक 2 फ्लोटिंग जेटी, जिन्हें पाटून के नाम से भी जाना जाता है, भेजी गई है। प्रस्तावित क्रूज मार्ग मध्य प्रदेश को ओंकारेश्वर में एकात्मक धाम स्टैचू ऑफ वननेस, कहाँ पर, तो स्टैचू ऑफ वननेस से शुरू होने और गुजरात के केवड़िया से में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक यात्रा करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। तो MOU में उल्लिखित शर्तों के अनुसार IWAI मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों को 2 फ्लोटिंग जेटी प्रदान के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा क्रूज पर्यटन के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय आबादी को लाभ मिलेगा। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो 29 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने विवादित मध्ययुगीन भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए क्या किया है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को 8 और सप्ताह का समय दिया है। हालांकि न्यायमूर्ति SS धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस 8 सप्ताह की अवधि के बाद ASI को और अधिक समय नहीं दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने 11 मार्च 2024 को एक ASI को 6 सप्ताह के भीतर भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। अब आगे देखते हैं क्या है। अब राजस्थान की न्यूज़ देखते हैं। तो CDAT एवं IIT जोधपुर के मध्य समझौता हुआ है। किसके मध्य, तो CDAT एवं IIT जोधपुर के मध्य समझौता हुआ है। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो समझौते होते हैं हमेशा से इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं। तो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग DOT के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र CDAT एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने क्या किया, तो AI का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर डॉट के टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में किफ़ायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन विकास, दूरसंचार उत्पादों के व्यवसायीकरण और समाधान में कार्यरत घरेलू कंपनियों और संस्थानों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या। तो इसका मुख्य उद्देश्य 5G जैसे नेटवर्कों में सृजित हो रही निरंतर जानकारी का उपयोग करके स्वचालित नेटवर्क प्रबंधन, गलती का पता लगाने और निदान तकनीकों के लिए आर्टिफिशियल AI ढांचे को विकसित करता है। उत्तराखंड द्वारा हिमालय में क्या है, तो ग्लोव के खतरों का आकलन हुआ है। तो उत्तराखंड सरकार ने क्षेत्र में 5 संभावित खतरनाक हिमनद झीलों से उत्पन्न खतरे का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की 2 टीमों को गठित किया है। ये झीलें क्या है, तो ये झीलें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के प्रति संवेदनशील है। ग्लोव की घटनाओं के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में हिमालयी राज्यों में क्या है, तो कई आपदाएं हुई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के 13 हिमनद झीलों की पहचान की, जो जोखिम श्रेणी में आती हैं। इन 13 झीलों में से 5 को A स्तर में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है ये झीलें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में है। अब जोखिम मूल्यांकन का लक्ष्य ग्लोव की संभावना को कम करना और घटना की स्थिति में राहत और निकासी के लिए अधिक समय प्रदान करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित हिमालयी राज्यों की 188 संवेदनशील हिमनदों झीलों में 13 उत्तराखंड में स्थित हैं। ग्लोव क्या है, तो हिमनद झीलों से पानी के अचानक छोड़े जाने के कारण होने वाली आपदा घटनाएं हैं। यह तब होता है जब विभिन्न हिमनद गतिविधियों के कारण क्या होता है, तो हिमनद झीलों में जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। ये ग्लोव की घटना कहलाती है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बना है। तो धर्मशाला में स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA स्टेडियम अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। तो कहाँ पर हुआ है, तो धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में। तो हाइब्रिड पिच, जिन्हें सिलाई की हुई पिचें भी कहा जाता है, बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें हैं।
इनमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इसके लिए नीदरलैंड स्थित कंपनी के साथ साझेदारी किया है। किसके साथ? तो नीदरलैंड के साथ। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना है। तो कहाँ पर? तो खावड़ा में। ये कहाँ पर है? तो खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा ये ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर बना है? तो खावड़ा में। देख लेते हैं। ये अदानी समूह ने गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित किया है, जिसे मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए 45 मेगावाट की विशाल क्षमता है। इससे 16.1 मिलियन घरों को बिजली मिलेगी और सालाना 58 मिलियन टन उत्सर्जन कम किया जा सकेगा। परियोजना का निर्माण 2022 में शुरू किया गया था, जो एक व्यापक बुनियादी ढांचा विकास पहल की शुरुआत थी। खावड़ा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ गुजरात का एक दूर दराज का इलाका है। एक इसके साथ तो इसके अतिरिक्त अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने खावड़ा में 30 मेगावाट स्वच्छ बिजली पैदा करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र में क्या है? तो महाराष्ट्र में पुणे में योग महोत्सव का आयोजन हुआ है। तो 7 अप्रैल तो पुणे में क्या हुआ है? तो 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75वीं दिवसीय उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के पुणे स्थित वाडिया कॉलेज, कहाँ पर? तो वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित योग महोत्सव में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। इसे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ने क्या किया है? तो संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हजारों प्रतिभागी एकत्रित हुए और सामान्य योग प्रोटोकॉल के अभ्यास में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। वहीं उड़ीसा में क्या हुआ है? तो उड़ीसा सरकार की जलवायु लचीली कृषि फसल प्रणाली शुरू हुआ है। कहाँ पर? तो उड़ीसा में चावल प्रति प्रबंधन के माध्यम से उड़ीसा सरकार द्वारा जलवायु लचीली कृषि फसल प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। उड़ीसा सरकार द्वारा पूर्वयोजी कृषि पद्धतियों और कृषि उत्पादन में सुधार लाने के प्रयास के लिए वर्ष 2022-23 में रबी सीजन के लिए दौरानी पहली बार चावल प्रति प्रबंधन परियोजना को लागू की गई थी। अब आगे देख लेते हैं। तो उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल 2024 को उड़ीसा ने क्या किया है? तो अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। इस उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस या विश्व मिलन भी कहा जाता है। उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। अब आगे देख लेते हैं। ये पूर्व क्या था? तो बिहार का हिस्सा था। प्राचीन इतिहास में कलिंग, उत्कल, उद्र, सुशाली और क्या है और कौशल उड़ीसा के नाम से है। उड़ीसा का नाम इसके मध्य क्षेत्र में रहने वाली ओड़ा जनजाति के नाम पर रखा गया है। भारतीय संविधान के 96 संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था? तो 96 संशोधन के माध्यम से उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा किया गया था। उड़ीसा का नाम बदल क्या हुआ था? तो उड़ीसा कर दिया गया था। किस संविधान द्वारा? तो 96 संविधान संशोधन द्वारा। असम का 6 पारंपरिक शिल्पों को क्या किया दिया गया? तो जीआई टैग मिला है। बिहू ढोल, बिहू के दौरान बजाया जाने वाला पारंपरिक ढोल जापी एक पारंपरिक बांस टोपी और सार्देवारी बेल मेटल शिल्प सहित असम के 6 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों को जीआई टैग दिया गया है। असम असरी कांडो टेराकोटा क्राफ्ट शिल्प, असम पानी मटका क्राफ्ट शिल्प और असम मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स अन्य उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इन उत्पादों के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन 2022 में किए गए थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड गुवाहाटी के समर्थन से और पद्मश्री रजनीकांत जीआई विशेषज्ञों की सहायता से पारंपरिक शिल्पों को 6 प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह उत्पाद लगभग 1 लाख लोगों को सीधे जीविका प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा का माताबारी पेड़ा और पचरा को जीआई टैग दिया गया है। तो कहाँ के? तो त्रिपुरा के माताबारी पेड़ा और पचरा को जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा के 2 वस्तुओं माताबारी पेड़ा और एक डेयरी आधारित मिष्ठान पचरा को राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। माताबारी पेड़ा त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में क्या किया गया? तो प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर भारत की 91 नंबर की क्या है? तो शक्तिपीठ है। रिगनाई पचरा आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। रिगनाई पचरा वस्त्र जो स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए पारंपरिक हाथ से बुने हुए परिधान का प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखते हैं। तो हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के रीसा में जो राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा पहने जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा है को जीआई टैग प्राप्त हुआ था।
अब त्रिपुरा में ब्रू प्रवासियों द्वारा क्या किया है, तो मतदान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा त्रिपुरा और मिजोरम की राज्य सरकारों और 2020 में ब्रू प्रवासियों के बीच एक चतुर्पक्षीय समझौते के बाद अस्थायी रूप से पुनर्वासित होने के बाद त्रिपुरा में क्या हुआ, तो त्रिपुरा में बसे ब्रू प्रवासियों ने 26 अप्रैल 2024 को पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। ब्रू शरणार्थी वर्ष 1997 में अपने मूल स्थान मिजोरम में हिंसा से भाग गए थे। उन्होंने इससे पहले त्रिपुरा में 2023 विधानसभा चुनाव में क्या किया था, तो भाग लिया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 2009, 2014 और 2019 में ब्रू प्रवासियों ने मिजोरम के मतदान के रूप में मतदान किया था। अब आगे देख लेते हैं। भारत सरकार के 75 जनजाति समूहों के विशेष रूप में कमजोर जनजाति PBTG अभी कार्यक्रम शुरू हुआ, तो उसमें क्या किया गया, तो शामिल किया गया है। ब्रू या रेयांग समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं, जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम तथा असम में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, तो त्रिपुरा, मिजोरम तथा असम में रहते हैं। पूछ भी सकता है कि ब्रू जनजातियाँ कहाँ रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फिलियारा तितली खोज हुई है। तो हाल ही में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में नेप्टिम फिलियारा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई है। इसे आमतौर पर लंबी धारी नाविक के रूप में जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो लोंगटे पर्व ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश की न्योसी, कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश के न्योसी जनजाति द्वारा हाल ही में लोंगटे पर्व मनाया गया। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो न्योसी जनजाति द्वारा। कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में। बस आप लोग इतना जानिए यह क्या है, तो यह आयोजन है जो पशु बलि के निषेध के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जाति समूह के रूप में क्या है, तो नीसी समुदाय की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। तो सबसे बड़ी जाति समूह क्या है, तो नीसी है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ उल्लेखनीय उत्सव में लोसर महोत्सव, तोंगिया महोत्सव, कौन कौन से, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, उत्सव हैं, तो लोसर महोत्सव हो गया, तोंगिया महोत्सव हो गया, साका दावा हो गया, न्यूकुम यूलू त्यौहार हो गया। ऐसा क्या है, तो शामिल है अरुणाचल प्रदेश में। अब दक्षिण भारतीय राज्य में देख लेते हैं। तो केरल में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है, मंजूरी दी गई है। तो कहाँ पर, तो केरल में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है। तो केरल में दाड़ी समूह के विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी मिल गई है, जिसमें इस पोर्ट के माध्यम से अब जहाज़ों के बीच कार्गो के हस्तांतरण की सुविधा मिलेगी। पदार्थ पोत परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय की मंजूरी सीमा शुल्क विभाग को बंदरगाह पर एक कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देती है। इसे सीमा शुल्क अधिसूचित बंदरगाह घोषित करने की सिफारिश हाल ही में की गई थी। यह भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा। क्या होगा, तो भारत का पहला गहरे पानी की ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा। अंडारी पोर्ट एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने दिसंबर 2015 में केरल के विजिंगम में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट परियोजना शुरू की थी। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो त्रिशूल पूरम उत्सव ये कहाँ पर हुआ है, तो 20 अप्रैल 2024 को केरल के त्रिशूल जिले के थेतीकुड़ी मैदानम में त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया है। त्रिशूल पूरम केरल की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक का मिश्रण है। वर्तमान समय में विश्व भर में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय मंदिर त्योहारों में से एक है। त्रिशूल पूरम दिवस पर मनाया जाता है जब चंद्रमा पूरम तारे के साथ उगता है। कोचीन के शासक थपुरन वर्ष 1790 से 1805 तक क्या किया था, तो त्रिशूल पूरम की शुरुआत की थी। अब लक्ष्मण तीर्थ नदी देख लेते हैं क्या है, तो भीषण सूखे की स्थिति और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ नदी अब पूरी तरह सूख गई है। कहाँ की, तो कर्नाटक की। लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक की कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। तो कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो लक्ष्मण तीर्थ नदी। वही यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों कोडागू या कुर्ग जिले कर्नाटक से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। यह कृष्णा राज सागर जिले में कावेरी नदी से मिलती है। लक्ष्मण तीर्थ झरना या इरुपु झरना नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के रास्ते में है। केरल की सीमा पर नदी पर स्थित यह एक बहुत ही प्रसिद्ध ताजे पानी का झरना है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागू जिले में, कहाँ पर, तो कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागू जिले में चेरगला गांव के पास ब्रह्मगिर पर्वत श्रृंखला पर ताला कावेरी में 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह तमिलनाडु के मैया लादुथुराई जिले में पूमपुहार में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी, तो ब्रह्मगिर, ये कावेरी नदी। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। तो आंध्र प्रदेश में उगादी तेलुगु नववर्ष मनाया गया। तो कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में 9 अप्रैल 2024 को आंध्र प्रदेश में तेलुगु नववर्ष का प्रतीक हिंदू त्यौहार उगादी व्यापक उत्साह के साथ मनाया गया। इसमें क्या होता है, तो उगादी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। ये क्या होता है, तो बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक
होता है। इस दिन लोग नए साफ कपड़े पहनते हैं और चावल के आटे का उपयोग करके अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। लोग पचड़ी जैसे व्यंजन तैयार करते हैं जो इमली, गुड़ और नाम की पत्तियों से बनाया जाता है। उगादी आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब ये देख लेते हैं, ये पूछता है हमेशा से, एक देखिए स्टैटिक प्रश्न बनता है कि सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, जो दिया है। तो सोम्पेन जनजाति के द्वारा पहली बार मतदान किया है। तो सोम्पेन जनजाति के सदस्यों ने केंद्र शासित अंडमान और निकोबार में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। सोम्पेन जनजाति के सदस्यों ने 26 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सोम्पेन जनजाति को भारत सरकार ने 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीडीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया है। यह अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की जनसंख्या 229 थी। अंडमान और निकोबार में केवल एक लोकसभा सीट है। सोम्पेन जनजातियों को उनकी भाषा में माथीयास निकोबारी आदिवासी युवा नामक एक दूरभाषिया द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो अन्य महत्वपूर्ण सामयिक घटनाक्रम देख लेते हैं क्या है। तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्ट्राइक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। पंजाब द्वारा चुनावी संबंध जानकारी के लिए वेबसाइट कौन सा? तो बूथ राब्ता लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? तो पंजाब द्वारा चुनाव संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट बूथ राब्ता लॉन्च की गई है। तो ये पूछ सकता है कि बूथ राब्ता लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो पंजाब द्वारा। राजस्थान खान और भू विज्ञान विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए एक रणनीति विकसित की है। जो IIT क्या किया है? तो रणनीति विकसित की है। किसके द्वारा? तो राजस्थान खान और भू विज्ञान ने IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से लाई गई जोड़ी पुगनूर गायों का स्वागत किया है। वे विश्व की कुंवर वाली मवेशियों की सबसे छोटी नस्लों में से एक है। तो कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से लाई गई एक जोड़ी पुगनूर गायों का स्वागत किया है। विश्व की कुंवर वाली मवेशियों की सबसे छोटी नस्लों में एक है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपना चौथा वर्ष शुरू करने वाले स्नातक छात्रों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर बांध पर स्थित विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को तूफान के कारण गंभीर क्षति हुई है। वही साहित्य अकादमी के वृत्त चित्र कौन? तो खुमन प्रकाश सिंह को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवनी कला संस्कृति फिल्म श्रेणी के अंतर्गत क्या किया गया है? तो 15वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। 24 अप्रैल 2024 को हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में स्थित 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी किसको? तो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ जिले में 10 से 15 मीटर तक लंबे सबसे बड़े सांपों में से एक जीवाश्म खोज की है। सौर ऊर्जा मॉड्यूल निर्माता इंडोसोल सोलर ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वार्टर से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में PV मॉड्यूल के उत्पादन का शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग की व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी पहल के तहत लोकतंत्र के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन 7 अप्रैल 2024 को अगरतला कहाँ पर किया गया? तो अगरतला त्रिपुरा में किया गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब ये राष्ट्रीय समाचार देख लेते हैं क्या है। तो समलैंगिक समुदायों को विका मुद्दों के समाधान समिति का गठन किया गया है। तो 16 अप्रैल 2024 को समलैंगिक समुदाय से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा किसके द्वारा? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 6 सदस्यीय समिति के गठन समिति संबंधी सूचना जारी की गई है। इस समिति की अध्यक्षता विधि एवं न्याय मंत्रालय के कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी। समिति के अन्य सदस्यों में गृह मंत्रालय, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सचिव भी इसमें शामिल है इस लेवल के। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी ऐतिहासिक निर्णय में समलैंगिक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगी कि समलैंगिक समुदायों को वस्तु और सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुँच में किसी भेदभाव या हिंसा के खतरे का सामना न करना पड़े। समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर गौर करेगी कि समलैंगिक लोगों को अनैच्छिक शिक्षा, उपचार और सर्जरी का सामना न करना पड़े।
IHRC ने नए लोगों को आदर्श वाक्य का अनावरण किया। तो हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग IHRC ने अपने नए लोगों और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्यायम क्या है आदर्श वाक्य, तो यत्र इतिहास भविष्यायम संरचिता का अनावरण किया है। आदर्श वाक्य का अनुवाद इस प्रकार है, जहाँ इतिहास भविष्य के लिए क्या है तो संरचित है। यह लोगो पूरी तरह भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की थीम और विशिष्टता की अभिव्यक्त करता है। कमल की पंखुड़ियों के आकार के पृष्ठ भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए लचीले नोडल संस्थान के रूप में दर्शाता है। मध्य में सारनाथ स्तंभ भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। कलर थीम के लिए रूप में भूरा रंग भारत के ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण एवं अध्ययन के मिशन को सुदृढ़ करता है। IHRC की विशिष्ट पहचान और प्रस्तुत लोकाचार को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए लोगों को आदर्श वाक्य के लिए डिजाइन आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए वर्ष 2023 में माई गवर्नमेंट पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की गई थी। इस प्रतियोगिता में क्या हुआ, प्रतिक्रिया में कुल 436 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थी। आगे देखते हैं क्या दिया है। तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग देख लेते हैं क्या है। तो IHRC अभिलेखी मामलों का एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है। यह अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग पर भारत सरकार को परामर्श देने के लिए रचनाकारों, संरक्षकों और अभिलेखों के उपयोगकर्ताओं के एक अखिल भारतीय मंच के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। इसका नेतृत्व कौन किया था, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं। इसका नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो ICDRI का छठा संस्करण कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है क्या, तो ICDRI का छठा संस्करण। तो 24 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के छठे संस्करण को संबोधित किया है। यह कहाँ पर हुआ है, तो आयोजन 24 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य नई दिल्ली में किया गया था। आगे देख लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा द्वारा आयोजित किया गया है। अब देख लेते हैं इसमें आगे क्या दिया है। 100 स्केलेटन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ पर हुआ है, तो 16 से 17 अप्रैल 2024 के मध्य बेंगलुरु में स्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों में पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन किया गया। यह कार्यशाला रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की रक्षा जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रो मेडिकल प्रयोगशाला द्वारा आयोजित की गई है। आगे देख लेते हैं। तो यह किसके द्वारा हुआ है, तो रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डॉक्टर समीर बी कामत ने किया है। 2 दिवसीय कार्यशाला में DRDO, सेवा उद्योग, शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्तियों सहित 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। स्केलेटन प्रौद्योगिकी में पहनने योग्य संरचनाएं शामिल है जो मानव शरीर की क्षमताओं को क्या करती है, तो बढ़ा देती है। अब जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार एक विशिष्ट मौलिक अधिकार। तो 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने निर्णय दिया कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है। ये संविधान के किससे, तो संविधान का अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मान्यता दी जानी चाहिए। बल्कि आप लोगों को बता दें कि आर्टिकल 14 में क्या है, तो आर्टिकल 14 में क्या है, तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। वही 15 में क्या है, तो 15 में आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं 14 से 21 तक। तो 15 में क्या है, तो आर्टिकल 15 में आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रसिद्ध। वही 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के अवसरों में विषयों में अवसर की समानता है। 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत है की बात की गई है। वही अनुच्छेद 19 में क्या है, तो वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। वही आर्टिकल 21 में क्या है, तो प्राण और दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 21 में क्या है, कौन में क्या है, तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वही आर्टिकल 22 बहुत पूछता रहता है हमेशा, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में क्या है, 23 में तो मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। वही अनुच्छेद 24 में क्या है, तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अब आगे देखते हैं क्या है, तो तहत मान्यता भी दी जानी चाहिए। यह निर्णय 6 अप्रैल 2024 को सार्वजनिक किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन है, तो DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के संबंधित एक मामले में यह फैसला किया है। तो कौन कौन इसमें शामिल है,
तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला है, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को 3 न्यायाधीशों की पीठ ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से संबंधित एक मामले में यह फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय के फैसले में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों में सुरक्षित स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार मौलिक मानव अधिकार है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो AICTE द्वारा BBA पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम रूपरेखा। तो 24 अप्रैल 2024 को अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE क्या किया है कि अध्यक्ष कौन का है, तो TG सीतारामन ने ये कहा है कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम रूपरेखा का अनावरण किया गया है। अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह लाठर की अध्यक्षता वाली समिति ने इस पाठ्यक्रम को विकसित किया है। किसके समिति, तो प्रोफेसर अनु सिंह लाठर की अध्यक्षता वाली समिति ने इस पाठ्यक्रम को विकसित किया है। पाठ्यक्रम में मैनेजमेंट के आधारभूत सिद्धांतों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेज को शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। तो 23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी परिचालित किया है। कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। पूछ सकता है किसके द्वारा, तो औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। ये समझिए कि इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में स्थित है। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। 97 LCA मार्क 1 का खरीद हेतु HAL को टेंडर हुआ है। तो रक्षा मंत्रालय ने 97 LCA मार्क 1 ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A लड़ाकू विमानों को खरीद हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए क्या किया है, तो निविदा जारी किया है, टेंडर जारी किया है, जिसकी कीमत 65,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। यह स्वदेशी स्तर पर निर्मित सैन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑर्डर है। LCA क्या है, तो LCA मार्क 1A तेजस विमानन का उन्नत संस्करण है। इसमें अपग्रेडेड एवियानिक्स और रडार सिस्टम लगे हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारतीय वायुसेना से MiG-21, MiG-23 और MiG-27 के मौजूदा बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। पिन कोड MH1718 अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर। तो ये पूछ सकता है, ऐसे ही प्रश्न पूछ देगा। तो डाक विभाग अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन पर डाकघर का तीसरा शाखा खोली गई है। डाकघर की शाखा का नया पिन कोड क्या है, तो MH1718 प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार अब लगभग 40 वर्ष बाद अंटार्कटिका भेजे जाने वाले पत्रों पर अब एक नया पिन कोड MH1718 होगा। भारत में 1984 में तो क्या है, तो भारत में 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिणी गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था। तो 3 जो है कि ये गंगोत्री क्षेत्र है, तो अंटार्कटिका के दक्षिणी गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था। 1 साल के भीतर ही डाकघर में 10,000 से ज़्यादा पत्र और मेल पोस्ट किए गए हैं। 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका भारत के मैत्री अनुसंधान केंद्र में एक डाकघर शाखा स्थापित की गई थी। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था। वहीं इसे 1988-89 में निष्क्रिय कर दिया गया था। भारत का तीसरा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन है, जिसे भारत द्वारा 2012 में स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझिए। ये तीनों PCS प्रीलिम में हमेशा आता है, पूछ लेता है। तो आगे देख लेते हैं क्या है। भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र 6 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास क्या किया है, तो IGCGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ICG स्टेशन कृष्णापट्टनम का भी दौरा किया और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रत्यक्ष समीक्षा की। भारतीय तटरक्षक बल ICG की स्थापना 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा की गई। होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में। तो ये पूछ सकता है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल 2024 को मनाया जाता है। आयोजित 2 दिवसीय होम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है। संगोष्ठी का आयोजन आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शीर्ष अनुसंधान संगठन केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का विषय अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना एक होम्योपैथिक संगोष्ठी था। इस आयोजन का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य और आरोग्य तथा होम्योपैथी शोध में
अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इस आयोजन के द्वारा केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद द्वारा 17 प्रकाशन जारी किए गए। उद्घाटन समारोह के पश्चात वर्ड्स ऑफ विजडम नामक विषय पर एक सत्र का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पद्म भूषण सम्मान प्राप्तकर्ता वैद्य देवेंद्र त्रिगुण जी तथा पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर HR नागेंद्र जी द्वारा की गई है। अब चुनाव आयोग का टर्निंग 18 और आप एक अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो चुनाव आयोग द्वारा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए युवा और शहरी मतदाताओं को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टर्निंग 18 और आप एक हैं जैसे अनूठा अभियान शुरू किया है। किसके द्वारा? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। आयोग ने चुनाव का पर्व देश का गर्व क्या किया है? तो आयोग ने चुनाव का पर्व और देश का गर्व की व्यापक थीम के तहत इस अभिनव यात्रा की शुरुआत की है। टर्निंग 18 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदाताओं को लक्षित करना है। इसका लक्ष्य युवाओं को आगामी चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है और शहरी और युवाओं का चुनाव के प्रति बढ़ते उदासीनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना है। आप एक हैं अभियान पहल का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो जनरल अनिल चौहान द्वारा परिवर्तन चिंतन की अध्यक्षता। तो 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में परिवर्तन चिंतन सम्मेलन की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा की गई है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। परिवर्तन चिंतन एक अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन है जिसका उद्देश्य संयुक्त एवं एकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु नवीन एवं अद्यतन विचार पहल व सुधार को सृजित करता है। यह चिंतन सभी त्रिसेवा संस्थाओं, सैन्य कार्य विभाग, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और 3 सेवाओं का प्रमुख का पहला सम्मेलन है। चर्चाओं में विविध सेवा पृष्ठभूमि के अधिकारी शामिल थे जिन्होंने वांछित संयुक्त और एकीकृत अंतिम स्थिति को तेजी से प्राप्त किया है। IAF द्वारा आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन। तो 4 अप्रैल 2024 को भारतीय वायुसेना द्वारा किसके द्वारा? तो भारतीय वायुसेना IAF के अभ्यास गगन शक्ति 2024 के एक हिस्से के रूप में विमान ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में सैनिकों की एयरलिफ्ट किया गया है और साथ ही चिनूक MI कौन कौन इसमें शामिल है? तो चिनूक AMI-17 B5 और LHA MK3 हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके हवाई लैंडिंग की गई। तो इसमें कौन कौन साथ में? तो चिनूक है, MI-17 है, B5 है और LHMK3 है। भारतीय वायुसेना अन्य क्षेत्रों में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को सक्रिय करने के लिए राज्य सरकारों के प्रशासन के साथ समन्वय करके इसी प्रकार अभ्यास को योजना भी बना रही है। भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2024 को के मध्य किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग का डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग द्वारा 8 से 12 अप्रैल 2024 के मध्य साइबर सुरक्षित भारत क्या? तो साइबर सुरक्षित पहल के तहत 43वें डीप ड्राइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौन कौन शामिल है? तो असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। साइबर सुरक्षित भारत पहल का उद्देश्य साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाना और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों, IT अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो भारत सितवे बंदरगाह को संचालित करेगा। तो हाल ही में भारत को अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह सितवे को संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है जो म्यांमार में स्थित है। तो कहाँ पर है सितवे बंदरगाह? तो म्यांमार में स्थित है। ईरान में स्थित चाबहार भारत का पहला विदेशी बंदरगाह है। तो विदेश मंत्रालय द्वारा कालादान नदी पर स्थित संपूर्ण बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह बंदरगाह समुद्री व्यापार मार्गों तक पहुंच प्रदान करता है जिससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वारा बन जाता है। सितवे बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से माल के लिए एक आवश्यक आउटलेट के रूप में कार्य करता है। यह भीड़ भाड़ वाले पारंपरिक भूमि मार्गों के लिए एक आसान और अधिक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। यह बंदरगाह हिंद महासागर के करीब और मलक्का जलसमुद्र मध्य के पास स्थित है
सितवे बंदरगाह की रणनीतिक स्थिति भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और व्यापार मार्गों को बढ़ाती है, साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा को भी मजबूती करती है। तो सितवे बंदरगाह कहाँ पर है? तो म्यांमार के रखाइन प्रांत की राजधानी सितवे में स्थित है। यह कालादान नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंदरगाह का निर्माण भारत द्वारा कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से में रूप में किया जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज निर्माण पर सम्मेलन। तो 23 से 24 अप्रैल 2024 के मध्य कहाँ पर? तो केरल के कोच्चि में। कहाँ पर? तो केरल के कोच्चि में अंतर्देशीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान नामक विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। मंत्रालय ने यह सम्मेलन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलकर आयोजित किया। किसके किसके साथ मिलकर? तो कौन कौन इसमें शामिल है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कौन कौन शामिल है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये दोनों शामिल है। इस कार्यक्रम में समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए विभिन्न राज्य विभागों, उद्योगों, विशेषज्ञों तथा हितधारकों को आमंत्रित किया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन में अंतर्देशीय जलमार्गों के हरित परिवर्तन, एक समर्पित क्षेत्रीय समुद्री विकास कोप की स्थापना, घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा देना आज सहित भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं पर समृद्ध चर्चा को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह सामुद्रिक अमृत का विजन 2047 के निर्धारित लक्ष्यों को क्या करेगा? तो प्राप्त करने में समुद्री हितधारकों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए मंत्रालय द्वारा ऐसी कई बैठकों के आयोजन की एक श्रृंखला का एक हिस्सा है। अब कला संस्कृति में देख लेते हैं। तो शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव कहाँ पे हुआ है? तो 9 से 7 अप्रैल 2024 के मध्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा मंदिर परंपराओं को देश में पुनर्जीवित करने हेतु शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव नामक महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो किसके द्वारा? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसका आयोजन देश की 7 अलग अलग शक्तिपीठों में किया जा रहा है। 9 अप्रैल 2024 को शक्ति उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में से किया गया। इसके बाद यह उत्सव महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर? उदयपुर त्रिपुरा में, अंबाजी मंदिर कहाँ पर है? तो बनासकांठा गुजरात में, जय दुर्गा शक्तिपीठ कहाँ पर? देवघर झारखंड में आयोजित हुआ। इस उत्सव का समापन मध्य प्रदेश के जयसिंहपुर में। तो इस उत्सव का समापन कहाँ पर हुआ? तो मध्य प्रदेश के जयसिंहपुर में स्थित शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि मंदिर में 17 अप्रैल 2024 को हुआ। अब आगे देख लेते हैं नवरे उत्सव। तो 9 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर में नवरे उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन पर बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर के वेचरनाग मंदिर में एक प्रमुख समारोह में भाग लिया और पूरी मानव जाति के लिए शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। नवरे क्या है? तो नवरे कश्मीरी नव वर्ष के लिए चौथ माह के पहले दिन मनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती। तो केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पट्टा बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती खोज की है। किसने किया है? तो केरल के विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने। यह प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ जिले में जूना खाटिया कब्रिस्तान के निकट अवस्थित है। पौधों की पहचान और कृषि पद्धति को समझने के लिए पुरातात्विक नमूने एकत्र किए गए हैं। इससे पहले जूना खाटिया में क्या किया गया है? तो 500 कब्रों वाला एक सामूहिक कब्रिस्तान खोजा गया था। इसमें क्या क्या मिला है उत्खनन में देख लेते हैं। तो प्रारंभिक हड़प्पा से लेकर उत्तर हड़प्पा काल के कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियाँ, अर्ध कीमती पत्थर, टेराकोटा, स्पिंडल, भंवर, तांबा और विभिन्न उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मिली हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या। अब आर्थिकी में देख लेते हैं क्या है। तो भारतीय डिजिटल सेवा का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है। तो भारत डिजिटल सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक कौन हो गया है? तो भारतीय डिजिटल सेवा। तो विश्व व्यापार संगठन WTO, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। कि नवीनतम वैश्विक व्यापार आउटलुक सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने डिजिटल रूप में विस्तारित सेवाओं के निर्यात में 17% की छलांग लगाकर $257 अरब का रिकॉर्ड बनाया है। इस क्षेत्र में विश्व का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत की विकास दर चीन और जर्मनी द्वारा दर्ज की गई 4% की वृद्धि से कहीं अधिक थी। WTO के अनुमान के अनुसार डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं को वैश्विक निर्यात कितना हो गया है? तो 2023 में साल दर साल 9% की बढ़ोतरी के साथ $4.25 ट्रिलियन तक पहुंच गया है।
वस्तुओं और सेवाओं के विश्व निर्यात में इसका हिस्सा 13.8% है। भारत के OFDI में 69% की गिरावट हुई है, 39% की गिरावट हुई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश OFDI 39% से घटकर कितना हो गया है, तो 28.64 बिलियन डॉलर हो गया है। RBI के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में समाप्त हुए वर्ष में बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 46.96 बिलियन डॉलर था। कुल बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश OFDI में से वित्त वर्ष 2024 में इक्विटी मार्क के माध्यम से प्रतिबद्धताएं 9.62 बिलियन डॉलर थी, जबकि वित्त वर्ष 2023 में ये 19.13 बिलियन डॉलर थी। वित्त वर्ष 2024 में की गई कुल वित्तीय प्रतिबद्धताओं में इक्विटी का योगदान लगभग कितना है, तो 34% था। बाहरी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश OFDI एक व्यावसायिक रणनीति है जिसमें एक घरेलू फर्म अपने परिचालन को एक विदेशी देश में विस्तारित करती है। अलग अलग कंपनियों के लिए OFDI के अलग अलग रूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कंपनियां ग्रीनफील्ड निवेश कर सकती हैं। यह तब होता है जब कोई मूल कंपनी किसी विदेशी देश में एक सहायक कंपनी बनती है। कार्गो प्रबंधन के मामले में पारादीप शीर्ष बंदरगाह, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण 145.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो प्रबंधन के रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रकार पारादीप पोर्ट दीनदयाल पोर्ट कांडला को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाला देश का प्रमुख बंदरगाह बन गया है। तो कौन, तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण। अब आगे देख लेते हैं क्या है।